फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 28 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, जो कुमार गौरव सर द्वारा सुबह 6 बजे फुल पत्ती वाली क्लास में पढ़ाया जाता है। उसको हम मात्र 20 से 25 मिनट में आपको रिवाइज कराते हैं विथ ललनटा प्रश्नों और स्टैटिक जीके के साथ, और ये हैंड रिटर्न क्लास नोट्स के साथ रिवीजन कराया जाता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ पर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में आयोजित ऑसिडेक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो देखिए, ऑसिडेक्स 2023 जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इसमें कौन भाग लेती है? तो भारत की नेवी भाग लेती है। और आपसे पूछा जाए चौथा संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण है, और ये द्विवर्षीय मतलब हर 2 साल पर होता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलके ऑसिडेक्स युद्ध अभ्यास करते हैं। अब देखिए, इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं, AUS से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, IND से इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज 2023 करते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखिए। आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, आपको इसे याद रखना है। और भारत की तरफ से कौन कौन सी जहाज़ें जो इसमें शामिल हुई थी, तो आपको याद रखना है INS कोलकाता, INS सह्याद्री और वागीर जो पनडुब्बी है, इस सब ने भारत की तरफ से भाग लिया था। अब देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं प्रमुख, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, पहला एक मालाबार युद्ध होता है और दूसरा पिच ब्लैक। ये युद्ध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। आइए हम ललनटा प्रश्नों को देखते हैं। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, चक्रवात के कई नाम होते हैं, को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिली बिलीज, जो ऑस्ट्रेलिया में तूफान आते हैं उसको हम बिली बिलीज बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है मैप में एकदम नीचे है, डाउन में है, तो इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं कनेक्ट करके कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं। और यहाँ पर एक महान प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसे भी याद रखिए। आपको बताना है महान प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब देखिए, अगला हमारा है, हाल ही में किस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो हाल ही में किस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो देखिए, ये जो हैरिस पार्क है सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आगे अब देखिए, चक्रवात को कई कई देशों में किस किस नामों से जाना जाता है, इसे हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, देखिए, अमेरिका में टार्नेडो से जाना जाता है, और कैरेबियन सागर में अगर चक्रवात आता है तो उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और चाइना में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, और बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, इन्फोसिस जो कंपनी है, उसने अभी पीछे ही कुछ दिनों में जो पुरुष के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर पुरुष में घोषित किया था, लेकिन अब हाल ही में महिला में भी घोषित कर दिया। किसको? ईगा स्विएटेक को, जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ईगा स्विएटेक। तो आपसे पूछा जाए कि इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ईगा स्विएटेक, और पुरुष में तो राफेल नडाल को। अब देखिए, राफेल नडाल को हम किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखिए। आगे अब देख लेते हैं हम फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, उसमें मेल में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। और फीमेल में किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक हैं, और ये कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। तो आप फ्रेंच ओपन देख लीजिए। आगे आते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, इसमें मेल नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, उन्होंने जीता है। फीमेल में आर्या सबलंका हैं, जो बेलारूस के हैं, उन्होंने जीता है। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स, वो तो सिंगल का था जो महिला पुरुष जीते थे, लेकिन अगर डबल्स का पूछा जाए
तो राफेल की स्टेपनी, इसे याद रखिए, राफेल की स्टेपनी जो ब्राजीलियाई युगल जोड़ी है उसने जीता है, राफेल और स्टेपनी ने जीता है। आगे हमारा अगला ललन टॉप प्रश्न हम देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र के पहले स्माइल एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर पहले स्माइल एम्बेसडर बने हैं। पेप्सिको ने ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया है? तो रणवीर सिंह को किया है। आगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर बने हैं। तो आपसे पूछा जाए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर। अब ये लल्लन टॉप प्रश्न याद रखिए क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसने लॉन्च किया है? तो देखिए प्रश्न में है सीमलेस M4T जो है AI मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो मेटा कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके संस्थापक कौन है? तो मार्क जगरबर्ग जो है इसके संस्थापक हैं। और ये क्या करेगा? 100 भाषाओं का अनुवाद और प्रतिलेखन करेगा, जो टेक्स्ट और स्पीच के माध्यम से करेगा। तो इसका काम क्या होगा? 100 भाषाओं का अनुवाद और प्रतिलेखन करेगा, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन करेगा टेक्स्ट और स्पीच के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं हम। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च करने वाला कौन था? तो माइक्रोसॉफ्ट। क्षेत्रीय भाषा में AI आधारित पहला न्यूज एंकर किसने लॉन्च किया? तो भारत के उड़ीसा में, जिसका नाम था लीसा। देखिए लीसा उड़ीसा, तो आप इसे याद करिए। न्यूज एंकर, क्षेत्रीय न्यूज एंकर का नाम लीसा। कौन राज्य किया है? तो उड़ीसा, लीसा उड़ीसा, इसे याद रखिए। अब देखिए सुस्वागतम जो ऐप है किसने लॉन्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुस्वागतम ऐप को लॉन्च किया है। अगला है बाढ़, किसने लॉन्च किया? तो गूगल बाबा ने किया है। चैट जीपीटी, ओपन AI, आपसे पूछे जाए चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI। आगे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना पहला अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो देखिए रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना पहला अध्ययन केंद्र कहाँ खोलेगा? तो देखिए रूसी मिनीन विश्वविद्यालय जो रूस का है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच किया है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ की है उसके साथ किया है। और अध्ययन केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मेरठ में, उत्तर प्रदेश के, जो 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा व वहाँ की संस्कृति को सिखाएगा। तो अध्ययन केंद्र क्या करेगा? 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा और वहाँ की संस्कृति को सिखाएगा। तो ये बना कहाँ पर है? तो आइए देखते हैं। देखिए मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाए रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ खोलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आगे आते हैं और लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं हम। पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी यूनेस्को ने किसे घोषित किया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता को यूनेस्को ने लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया है। अब देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय को हम बोलेंगे शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। आगे देखिए लूना 25 मिशन किसका है? रूस का है। जो चंद्रयान मिशन है हाल ही में वो मिशन फेल हो गया, अब इसे याद रखें। अगला हमारा पहला मंदिर संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो अयोध्या, यूपी में खोला गया। आगे हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कुछ स्पेशल उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। देखिए अगर पूछा जाए पूरे भारत में सर्वाधिक जिला किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे पूरे भारत में किसके पास जिला है? तो MP मध्य प्रदेश के पास 53 जिले हैं। और हाल ही में राजस्थान ने अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया है 50 जिलों के साथ। और यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो आपको बताना है 80 लोकसभा सीटें हैं। यदि पूछा जाए राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31। आपसे पूछा जाए विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 403। आपसे पूछा जाए विधान परिषद की सीटें कितने हैं? तो 100। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी बातें छाप कर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो देखिए IBSA वर्ल्ड कप 2023
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। और 2023 में होस्ट किसने किया? तो बर्मिंघम, यूके ने इसको होस्ट किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? कौन? भारतीय महिला ने। तो आपको ऑप्शन नंबर दिख जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक इसमें जीत लिया है। तो होस्ट बर्मिंघम में हुआ था। होस्ट कहाँ हुआ था दोस्त? होस्ट हुआ था बर्मिंघम में। और गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड भारत ने जीता। सिल्वर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने जीता है किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इसे याद रखिए। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान कौन हुई? तो सुषमा पटेल। सुषमा पटेल जो मध्य प्रदेश की हैं, वो नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान बन चुकी हैं। अब आइए हम एक संस्था है जो महत्वपूर्ण संस्था है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए UNFCCC ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वान, जर्मनी में। अब देखिए इसकी बैठक को हम COP बोलते हैं, कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब पहली बैठक कब हुई थी? तो कॉप फर्स्ट जो हुई थी बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी 1995 में। अब देखिए हाल ही में कॉप 27 कहाँ हुई है? तो शर्म अल शेख मिस्र में। और कॉप 28 कहाँ होगी? तो UAE में इसकी स्थापना होगी। इतनी बातें छाप कर रखिए। आगे चलते हैं, लल्लनटा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। देखिए इसका होस्ट करने वाला कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विजेता कौन था? तो स्पेन। उप विजेता इंग्लैंड। तो आप इसे याद रखिए। आगे आपसे पूछ लिया जाए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, इसका होस्ट किसने किया था? तो साउथ अफ्रीका ने। विजेता भारत और उप विजेता इंग्लैंड। अब इसे याद रखिए। आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला। शुभंकर कौन है? क्रिकेटोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर कौन घोषित किए गए? तो शाहरुख खान। आगे अपना क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 क्रम का होता था सेकंड का। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन रहा? भारत। अब देखिए अगर पहला पूछा जाए तो पहला विजेता न्यूजीलैंड था और उप विजेता भारत रहा। तो दोनों में उप विजेता भारत रहा। इसे याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक MIS माइक्रो इरिगेशन स्कीम लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लघु परियोजना वाला राज्य कौन सा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इसने अपनी छठी जो रिपोर्ट है माइक्रो इरिगेशन स्कीम की जारी की है। माइनर इरिगेशन स्कीम इसका फुल फॉर्म है। और लघु सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई वाला परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आइए लल्लनटा प्रश्न देख लेते हैं। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच है। इसे याद रखिए। अब देखिए आर्टिकल जो नदी जल विवाद होता है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 262 में नदी जल विवाद का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित रेलवे ब्रिज कौन है? देखिए ये बिहार BPSC में पूछा गया, चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए वेदों में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? तो अस्कनी कहा जाता है। इसे याद रखिए। परियोजना क्या है? तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल, बगलीहार और रेटल। तो अगर पूछा जाए चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार और रेटल। आगे अब देखिए वेदों में प्रमुख नदियों को क्या क्या कहा जाता है? देखिए झेलम को वितिस्ता कहा जाता है, रावी को परुष्णवी कहा जाता है, ब्यास को विपाशा कहा जाता है, सतलज को सतुद्री कहा जाता है। अब इसे छाप कर रखिए। आगे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि आपसे पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी जो चीन में है, इसी किनारे संघाई शहर बसा है। तो आपसे पूछा जाए संघाई शहर किस नदी किनारे है? तो यांगटीसी नदी जो चीन में पड़ता है। आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो नील की है, लेकिन अगर एशिया से पूछा जाए तो यांगटीसी नदी है। और सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में। इसे याद रखिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य अवसर एवं चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अब देखिए G20 की बैठकें भारत में हो रही हैं। तो स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर
G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। कब की जाएंगी? 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। इसका विषय क्या होने वाला है? तो विषय स्वास्थ्य, अवसर और चुनौतियाँ इसका विषय होने वाला है। मेजबान कौन होगा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका मेजबान होगा, ICAR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। आगे हमारा अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 के बारे में हम देख लेते हैं प्रमुख बातें। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य कौन कौन से? तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों आते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर नहीं है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि इसका G20 का हेडक्वार्टर नहीं है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत क्या G20 का सदस्य है कि नहीं, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। G20 का अगर पूछा जाए 2023 का होस्ट करने वाला कौन है? तो भारत है। चौथे नंबर का? तो 18 नंबर का है। अगर आपसे पूछा जाए इनके शेरपा कौन घोषित हुए हैं? तो अमिताभ कांत इसके शेरपा घोषित हुए हैं। और 2023 की थीम पूछा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका थीम है। यदि आपसे पूछा जाए कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सामदेव जो हमारा वेद है सामवेद से लिया गया है। आगे आते हैं, अब ललनटॉप प्रश्न देख लेते हैं। G7 2023 का मेजबान कौन है? तो G7 2023 का मेजबान देश जापान है। अब देखिए जापान में जो है कि G7 2023 का आयोजन हो रहा है। आपको बताना है कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए इसको याद करना है, बहुत आसान है। GF मतलब गर्लफ्रेंड को GUICE जूस पिलाना है, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो आपको याद रखना है G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो आपको याद रखना है इतने देश G7 में शामिल हैं। अब देखिए ब्रिक्स 2023 का मेजबान कौन है? तो साउथ अफ्रीका। कौन से नंबर का है? तो 15 नंबर का है, आपको याद रखना है। इसमें हाल ही में 6 सदस्य शामिल हुए हैं, इसे भी याद रखना है। आगे आते हैं, देखिए SCO 2023 का मेजबान कौन है? तो भारत जो 22वें क्रम का है। SCO की बैठक कहाँ पर हुई? भारत में, जो 22वें क्रम की है। अब देखिए हाल ही में SCO में कौन सा सदस्य शामिल हुआ? तो 9वां सदस्य ईरान शामिल हुआ है। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न 8। हाल ही में E-गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो देखिए राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार किसको मिला है? तो आगे देखते हैं। तो देखिए चौथे नंबर का है, तो 26वें क्रम का है। 2023 वाला जो है आपसे पूछा जाए चौथे क्रम का है, तो 26वें क्रम का है। होस्ट किसने किया? तो इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। और E-गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है भैया स्वामित्व योजना ने। स्वामित्व योजना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है केंद्र सरकार की। चलिए इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व योजना। कौन सी? स्वामित्व योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व योजना। अब आगे हम स्वामित्व योजना के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए अगर इससे मंत्रालय पूछा जाए तो पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व योजना किसके अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शुरुआत कब से हुई थी? 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें क्या होता है? तो उसमें स्वामित्व संपत्ति कार्ड मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। ठीक है, तो इसमें संपत्ति कार्ड मिलता है, इससे पता चल जाता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। ये स्वामित्व योजना है। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आते हैं, देखिए अगर पंचायती राज किस भाग में पूछा जाए संविधान के, तो भाग 9 में इसका दिया है। अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11 है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 243 से लेकर 243O तक है, जिसमें 16 आर्टिकल आते हैं। विषय आपसे पूछ लिया जाए, इसमें विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं। और यदि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक को पूछा जाए तो कौन है? बलवंत राय मेहता जो है इसके जनक हैं, जो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताई थी। गांव पर, ब्लॉक में और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर बताए थे। अब इन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी।
अब आगे हम देख लेते हैं। अब जो भाग 9 है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और लागू कब से हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज जो कि बना था। तो आपसे पूछा जाए कि भाग 9 कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसका एक्ट आया था और ये लागू कब से हुआ था, तो 1993 से लागू हुआ था। आगे अब देखिए हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। देखिए 243 ए ग्राम सभा का गठन इसमें दिया है। 243 जी पंचायती की शक्तियाँ जिसमें विषय 29 विषय दिए हैं। 243 आई राज्य वित्त आयोग, देखिए आई से इनकम तो राज्य से वित्त, ठीक है, राज्य वित्त आयोग किसमें है, तो 243 आई। अब 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसे याद रखिए। ये 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9, हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पानी पीने की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है, तो असम सरकार ने पीईटी से बनी बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीथीन टेरेप्थेलेट, ठीक है, इसे याद रखिए। इस पर बैन लगा दिया है। यदि 1 लीटर से कम मात्रा वाली अगर बोतलें बेचना, खरीदना, स्टोर करना, बनाना, सब पर बैन लग चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। आगे आते हैं, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। अमृत वृक्ष योजना किस सरकार ने शुरू की है, तो देखिए अ से अमृत, अ से असम, इसे याद रख लीजिए। गज उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो गज उत्सव मनाया गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू उद्घाटन करती हैं, ठीक है। आगे हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या थी, तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को और इसकी थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, जिसको बोलते हैं सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट किसने किया था, तो कोटे दी आइबर जो नीदरलैंड है, इसने होस्ट किया था। तो इसका विषय आपको पता चल गया, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। आगे असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, इसे याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहली बार हुआ है, तो पहली बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान सेकंड ने LBM-3 M4 बाहुबली रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है और 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया। इसमें लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। तो इसलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आगे अब देखिए हम देख लेते चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट जो है PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था, तो 2019 में लॉन्च हुआ था रॉकेट GSLV MK3 MI। अब देखिए इसमें लैंडर कौन कौन सा था, तो लैंडर आर्बिटर था, एक लैंडर था, रोवर। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अब लैंडिंग क्रैश हुई थी, क्यों कि 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था लैंडर से, इसलिए इसकी जो लैंडिंग क्रैश हो चुकी थी। अब आगे हमारा है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में मोदी जी ने घोषणा की है चंद्रयान सेकंड जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मॉक करिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंद्रयान थर्ड विक्रम जहां लैंड किया है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रख दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको इसे याद रखना है क्या कि चंद्रयान सेकंड जहां पर लैंड हुआ था उसका नाम शिव शक्ति होगा और चंद्रयान सेकंड का जहां पर लैंडिंग पॉइंट हो उसका नाम तिरंगा होगा। तो चंद्रयान थर्ड शिव शक्ति और चंद्रयान सेकंड तिरंगा, याद रखिए। अब देखिए अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन प्लस विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, इसे याद रखिए। आगे 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन और विश्व आदिवासी दिवस आपको बताया गया। अगला 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
तो युवा किसके समान है? हाथी के समान है, इससे आप याद रख सकते हैं। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, मानवतावाद दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिए। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही में घोषणा हुई है, तो इसे भी याद रखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।